Yes, good morning students. This is your first day summary, lecture 1, summary of PPE. आज मैंने सीखा मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंड AS 16 जो कि AS 10 से सिमिलर है। इसमें हम लोग टेंजेबल एसेट से डील करेंगे। पीपी उसको बोलेंगे जो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन वन वो होना चाहिए टेंजेबल एसेट। कंडीशन 2 वो यूज, इट इज़ हेल्ड फॉर यूज और फॉर अर्निंग रेंटल्स, नॉट मेंट फॉर रीसेल। वो इंटेंजेबल नहीं होना चाहिए, रीसेल के लिए नहीं होना चाहिए, और उससे कुछ हमको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना चाहिए। इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब ये नहीं है कि पीएनएल के क्रेडिट में इनकम ही देखे, कोई क्वांटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अगर उससे बिजनेस को भी ग्रोथ मिल रहा है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अदर एसेट्स हो रहा है, तो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही मानेंगे। सम बेनिफिट शुड बी देयर, क्वांटिफिकेशन नॉट नेसेसरी, एंड उसका कॉस्ट नोन होना चाहिए। सो वो टेंजेबल एसेट होना चाहिए, हेल्ड फॉर यूज और फॉर अर्निंग रेंटल्स होना चाहिए, और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना चाहिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और साथ में मैंने क्या बोला है, और उसके साथ में एक कंडीशन और, कॉस्ट मस्ट बी नोन। ये 4 में से एक भी कंडीशन फेल हो गई तो ये पीपी नहीं माना जाएगा। अगर इट इज़ नॉट हेल्ड फॉर यूज, इट इज़ हेल्ड फॉर रीसेल, तो वो इन्वेंट्री माना जाएगा। इफ इट इज़ नॉट हेल्ड फॉर यूज बट वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम रिटायर कर रहे हैं, तो फिर नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल 105 में ट्रीटमेंट होगा। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है तो पीएनएल के डेबिट में एक्सपेंस शो करेंगे। कॉस्ट मेजर नहीं कर सकते हो तो एसेट होते हुए भी बैलेंस शीट में नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी था कि अगर कोई छोटे एसेट्स है, मोल्ड्स, डाइज, इनको अगर एग्रीगेट करके एक सिंगल एसेट बना ले हम लोग, मोल्ड्स, डाइज, सम स्मॉल एसेट विथ इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, अगर इनको एग्रीगेट करके एक सिंगल एसेट बना ले तो उनकी अकाउंटिंग हो सकती है, उनको पीपी बोल सकते हैं। लेकिन एसेट को अगर एग्रीगेट नहीं किया जा सकता है और वैल्यू बहुत ही इमटेरियल है तो उसको बैलेंस शीट में नहीं लिख के उसको पीएनएल में राइट ऑफ कर सकते हैं एज एन एक्सपेंस। फिर आगे हम लोग एसेट्स इंड AS 16 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन नंबर 1 बायोलॉजिकल एसेट्स, दैट इज लिविंग एनिमल और प्लांट्स, क्योंकि बायोलॉजिकल एसेट्स पे इंड AS 41 लगता है। वेस्टिंग एसेट्स लाइक मिनरल ऑयल्स, मिनरल ओर्स, उस पर इंड AS 106 अप्लाई होता है। एंड रिटायर्ड एसेट्स, दैट इज नॉन करंट एसेट्स, जो हमने बेचने के लिए रख दिया, उस पर इंड AS 105 लगता है। लेकिन बायोलॉजिकल एसेट्स में एक एक्सेप्शन है, अदर देन बेरर प्लांट्स। बेरर प्लांट्स का मतलब है फ्रूट गिविंग ट्रीज। जो फ्रूट गिविंग ट्रीज होते हैं ना, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, कोकोनट ट्री, आलमंड ट्री, चेरी ट्रीज, वो बायोलॉजिकल एसेट्स नहीं माने जाते, वो पीपीई माने जाते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उस पर इंड AS 16 अप्लाई होता है। याद करो, बोरोइंग कॉस्ट में भी बेरर प्लांट्स पे बोरोइंग कॉस्ट हम लोग अप्लाई करते थे। इंड AS 23 बोरोइंग कॉस्ट पीपीई, ये बेरर प्लांट्स पे एप्लीकेबल था। लेकिन जो पेड़ हम लोग ग्रो करते हैं जस्ट फॉर इट्स लंबर, ट्री ग्रो किया, कट किया और बेच दिया, हमारे माइंड में उसका वुड यूज करना है। सो जो ट्रीज ग्रो करते हैं ओनली फॉर इट्स लंबर, उसको बेरर प्लांट्स नहीं बोलते, उसको बोलते हैं, उसको इंड AS 41 में हम लोग बायोलॉजिकल एसेट ट्रीट करते हैं। इंड AS 41 में ट्रीट होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बेरर प्लांट्स, फ्रूट ट्रीज, और फ्रूट ट्रीज बनने के लिए कुछ कंडीशंस है। बेरर प्लांट्स बनने के लिए कंडीशन ये है, कंडीशन नंबर 1, इट शुड हैव सम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रूट्स, दैट इज एप्पल, मैंगो, कोकोनट। Condition 2, it should have useful life of more than 1 year, and these trees are not grown with an intention of getting its lumber or wood, है ना। अगर वुड के लिए ग्रो किया है, सो अगर हम लोग ग्रो करते और कट कर देते, जैसे क्रॉप्स को भी ग्रो कर देते और हार्वेस्ट कर देते, तो वो सब इंड AS 41 में जाएगा। मैपल ट्री, टीक वुड ट्री को ग्रो किया, कट कर दिया, तो इंड AS 41 में जाएगा। फिर हम लोग आ गए मेजरमेंट में कि हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन। सो फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग को बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। कोई टेक्निकल टर्म्स में मत फंस जाना, सर इनिशियल क्या बोल रहे हो, अरे फर्स्ट टाइम बुक्स में लिखना है ना, एसेट टू बैंक। तो अगर इमीडिएट कैश पेमेंट में अगर खरीदा है तो क्या वैल्यू लिखोगे, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, तो आने वाले एसेट की क्या वैल्यू लिखोगे, खुद ने बनाया है तो जो एसेट बना है उसकी वैल्यू क्या रिकॉर्ड करोगे बुक्स में, और अगर डिफर्ड पेमेंट पे लिया तो क्या रिकॉर्ड करोगे, जिसमें आज हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं।
पेमेंट फॉर कैश, अगर इमीडिएट पेमेंट पे खरीदा है तो 3 एक्सपेंसेस आते हैं, परचेज प्राइस, रिलेटेड एक्सपेंस एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिमूवल। परचेज प्राइस लोगे ना तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना, परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बिल पे नहीं आता है। इसके साथ रिलेटेड एक्सपेंसेस में नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस अपने नाम पे रजिस्टर कराने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है, ट्रांजिट की इंश्योरेंस है, लोडिंग अनलोडिंग, हैंडलिंग डिलीवरी चार्जेस, ब्रोकरेज एंड कमीशन, साइट रेडी करी, इंस्टॉल करवाया, फिक्सेशन इरेक्ट करवाया, असेंबल करवाया, प्रोफेशनल पर्सन ने ये सब काम करने की फीस ली, ट्रायल रन, एक बार ट्रायल रन करके देखा कि प्रोडक्शन प्रॉपर होता है क्या, ट्रायल रन में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लगा, और ट्रायल रन में जो भी प्रोड्यूस आया अगर उससे कुछ इनकम जनरेट हुई तो माइनस करके नेट ट्रायल रन ऐड करना है। और कोई भी एक्सपेंसेस जो एसेट को एक्वायर करने के समय लगे वो सब ऐड करने का। और अगर उसको हम लोग 10 साल के बाद में स्क्रैप करने वाले तो स्क्रैप में अगर बहुत बड़ा अमाउंट लगने वाला है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और वो भी ऐड कर दो, उसका प्रोविजन क्रिएट कर लो। कोई गवर्नमेंट का ग्रांट होगा तो माइनस कर देना, और रिफंडेबल ड्यूटीज और टैक्सेस इसमें ऐड मत कर देना प्लीज, वो हटा देना। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दी मैंने। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो परचेज प्राइस और रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो टू बैंक, और जो रिमूवल कॉस्ट है उसका प्रोविजन क्रिएट कर दिया। लेकिन एक बार एसेट रेडी हो गया, अब एडवर्टीजमेंट चालू कर दिया कि ये लो हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई, भाड़े पे ले लो, हमारी मशीनरी तैयार हो गई, कोई प्रोडक्शन के लिए कोई खरीद लो, या खरीद लो नहीं सॉरी, खरीदना तो हम इन्वेंट्री हो गया, एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं, हमारा बिल्डिंग रेडी है, रेंट पे ले लो। अभी मशीनरी हमारी तैयार है, मशीनरी तैयार है, सो हम लोग ऑर्डर्स चाहिए हमको, सो दैट हम गुड्स बना के बेचे, तो उसके लिए एक इनॉग्रल फंक्शन लगते हैं। आओ देखो नई जर्मन मेड मशीनरी है, बहुत मस्त गुड्स मिलेगा, यू गिव अस ऑर्डर, वी विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर यू ऑल, इनॉग्रेशन एक्सपेंस, ये सब बिजनेस को चलाने के लिए एसेट रेडी है। उसके लिए अगर मशीन चलाने के लिए स्टाफ को कोई ट्रेनिंग दी तो ये भी पीएनएल में जाएगा, ये सब एसेट में नहीं ऐड होएगा। स्टाफ जॉब छोड़ के चला गया ना और दूसरी जगह पे बोलेगा मैं ट्रेन स्टाफ हूँ, ज़्यादा पगार लेगा, तो हमारा खर्चा वेस्ट हो जाएगा। सो शिफ्टिंग ऑफ मशीनरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये सारे एक्सपेंस पीएनएल में जाएंगे। जनरल ओवरहेड, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इसका तो कोई लेना देना नहीं है एसेट से, सो ये सारे एक्सपेंसेस पीएनएल स्टेटमेंट में जाएंगे। ठीक है ना, आज यही कवर किया। एक डीकमीशनिंग एक्सपेंस पे अच्छा क्वेश्चन कवर किया, वो तो जो लेक्चर्स अटेंड करते हैं उनको ये आ ही गया है। ठीक है ना, चलो दैट्स इट। ये अपना फर्स्ट डे की समरी थी, और हर दिन का अब ये चैप्टर की भी मैं समरी डालते जाऊंगा, अगले लेक्चर के पहले ज़रूर देखते रहो। और जो स्टूडेंट्स ने मेरे से क्लास नहीं भी किया उनको भी ये टॉपिक तो सेम है, तो इट विल बी अ गुड रिकैप फॉर देम ऑल्सो। दैट्स इट, चलो स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।